आज की क्लास में क्या होना है? इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना। पहले बढ़िया सा मोटे मोटे तौर पर इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना, RENCE, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखे, एडिंग डेफिनेशन लिखिए इसकी। द फिनोमिनन, चैप्टर का नाम भी यही है, टॉपिक का नाम भी यही है, मतलब अगर आप बाद में नीचे टॉपिक लिखेंगे तो भी यही है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखें। द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ energy, the phenomenon of non-uniform distribution of energy in the medium। पहले लिख लो फिर समझाते हैं, परेशान मत होइएगा, कल भी बताया था हालांकि अभी फिर समझाऊंगा। ठीक है ना। लिखिए, द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स is called interference of light, due to superposition of two light waves is called interference of light। ठीक है ना, is called interference of light। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, the phenomenon of non uniform distribution of energy in the medium due to the superposition of two light waves is called interference of light। प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। ठीक है, सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कोई एक सिंगल सोर्स, हे बच्चे ध्यान लगाओ मैं कह रहा हूं, अगर कोई एक सिंगल सोर्स किसी मीडियम में, मीडियम से मेरा मतलब यहां एयर इज द मीडियम इन दिस रूम, क्लियर है। अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में कोई एक अकेला सोर्स इल्यूमिनेट हो रहा हो तो वहां पर एनर्जी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। कौन सी एनर्जी का? लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहता है। अगर एक सिंगल, बार बार कह रहा हूं, एक सिंगल लाइट सोर्स इल्यूमिनेट हो रहा है तो उससे जो लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी मीडियम के अंदर वो यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन अगर एक ही जगह पर दो लाइट सोर्सेज इल्यूमिनेट हो रहे हों, जैसे सपोज कर लीजिए कि एक साथ सूरज और चंद्रमा चमक रहे हों, है ना। चंद्रमा कहां चमकता है? अरे भाई, सूरज की लाइट पड़ने पर चंद्रमा भी चमकता है ना। कभी कभी दिन में भी चंद्रमा दिखता है कि नहीं, बात समझिए। ठीक है ना, तो उस समय सूरज भी है और चंद्रमा भी है, दिख रहा है दोनों। ठीक है ना, चमकना मतलब अपनी इल्यूमिनेट, खुद नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। कैसा सोर्स है? मतलब खुद की ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन चमकता तो है ना, दिखना मतलब चमकना मतलब दिखना। ठीक है, सुनिए, तो सूरज, इसी तरह कुल मिला के बात समझो भाई, ध्यान दो। अगर अकेले सूरज तमतमा रहा है पूरे हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, तो उससे जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर दो सोर्सेज हो जाए ऐसे ही तो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। किस कारण? सर, एक सोर्स से निकलने वाली वेव और दूसरे सोर्स से निकलने वाली वेव का सुपरपोजिशन डिसाइड करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन? दो वेव्स के सुपरपोजिशन को हमने कहां भी पढ़ा है? 11th में, वेव चैप्टर में। याद करो, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आकर के y1 बराबर a cos ओमेगा t, y2 बराबर a cos ओमेगा t प्लस अल्फा या फाई, दो अलग अलग वेव ली थी और दोनों का फेज डिफरेंस लिया था अलग अलग, और कहा था जब ये सुपर इंपोज करती हैं तो उनका नेट रिजल्ट क्या बन के आता है। कुछ याद आ रहा है? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब दो वेव्स के सुपरपोजिशन से जब कोई नई वेव बनती है, उससे जो नई वेव बनती है उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। कहीं कहीं एनर्जी बहुत ज्यादा इनहांस हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है, और कहीं कहीं एनर्जी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो जहां एनर्जी मैक्सिमाइज हो रही है वहां पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिमाइज, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, इसको क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
समझ गए ना, दो सोर्सेज ऑफ लाइट के सुपरपोजिशन से, दो सोर्सेज से निकलने वाली लाइट वेव्स के सुपरपोजिशन से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पर नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। बोलो बात समझ में नहीं? बहुत अच्छे। लिखिए अब अगली लाइन में, द पॉइंट्स इन द मीडियम, द पॉइंट्स इन द मीडियम, अगली लाइन में लिखिएगा इसी में, द पॉइंट्स इन द मीडियम, द पॉइंट्स इन दैट मीडियम या इन द मीडियम, बात देखिए, द पॉइंट्स इन दैट मीडियम वेयर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, द पॉइंट इन द मीडियम वेयर द इंटेंसिटी of the light is maximum, where the intensity of the light is maximum, called constructive interference, जहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है, called constructive interference, called constructive interference, ठीक है। while जबकि, while WHILE वाला, while those points at which, while those points at which the intensity of the light is minimum, at which the intensity of the light is minimum, called destructive interference, called destructive interference, at which the intensity of the light is minimum, at which the intensity of light is minimum, called destructive interference, or destructive interference, ओके। फिर अगली लाइन लिखिए, इन केस ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, in case of two waves of same amplitude, in case of two waves of same amplitude, अच्छा जैसे अगर मान लो मैं इस कमरे में सब कुछ बंद करके केवल अभी एक बल्ब जला दूं, कोई एक बल्ब जला दूं, ठीक है ना, तब इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। मैंने कहा अभी कौन सी लाइट तो मौजूद है ही, सनलाइट। समझ में आ रही बात ना भाई? दो अलग अलग लाइट का होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक कैंडल जला दोगे तो नहीं होगा, समझ में आ रही बात ना? रात के समय में, क्लियर है? वो अकेला सोर्स हो गया, ठीक। चलो दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो क्या कहा, हाँ पता नहीं कुछ लिखवा रहा था, बोलो। हाँ, इन केस ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, इन केस ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, लिखिए एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन केस ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, कॉमा लगा के, एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड की हैं तो इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स आए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो तो ऐसे में क्या होगा, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। और अगर दो सेम एम्पलीट्यूड की, है ना, एंड क्या लिखवा मैंने, पूरा बोलना एक बार स्टेटमेंट। In case of two waves of same amplitude at constructive interference, the intensity becomes वेरी गुड, वेरी गुड। एंड एट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी विल बी जीरो। बहुत अच्छे, अब वो एकदम जीरो हो जाएगी, द इंटेंसिटी विल बी जीरो। ब्रैकेट में लिखेगा कंप्लीट डार्कनेस एट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, at destructive interference the intensity will be zero, intensity will be zero। अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड की हुई ना तो फिर जहां पर अपोजिट फेज में आएंगी वहां पर एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। कंप्लीट डार्कनेस मतलब अगर सही मायनों में आप फ्रिंजेस को या इंटरफेरेंस के फिनोमेना को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपको तभी ऑब्जर्व होने, तभी समझ में आएगा इंटरफेरेंस की असली कहानी, जब आप ऐसा देखें कि सर एक पॉइंट इल्यूमिनेट हो रहा है उसके जस्ट बगल में अंधेरा हो जाए, फिर एक पॉइंट इल्यूमिनेट हो रहा है उसके जस्ट बगल में अंधेरा हो जाए, बिल्कुल अंधेरा, समझ रहे हो ना। ऐसी कहानी देखने को मिले, फिर यहाँ रोशनी यहाँ अंधेरा, फिर यहाँ रोशनी यहाँ अंधेरा। लेकिन सर ऐसा हमें जनरल लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपने डेली रूटीन में क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि भाई एक बल्ब आप जहां जलाते हो
अगर उसको हम उतने में ही कॉन्साइज कर देते, उसकी वेव्स, मान लीजिए जहां ब्राइट फ्रिंज बनी, तो ब्राइट फ्रिंज में तो लाइट की इंटेंसिटी है ना, और लाइट की इंटेंसिटी है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो इधर उधर ना जाए। ये लाइट अगर यहां इल्यूमिनेट हुई, मैंने कहा भाई मैंने तो यहां पर लाइट जलाई है, मेरी इस उंगली पे लाइट जल रही केवल, ठीक है ना, लेकिन वो इल्यूमिनेट तो अपने आसपास की चीजों को भी करेगा ना। तो जहां कंप्लीट डार्क भी होना चाहिए था ना, वहां भी रोशनी नजर आ रही है, हल्की हो सकती है, यहां थोड़ी तेज रोशनी होगी। जैसे मान लीजिए अभी भी मैं इस लाइट की तरफ एकदम उसी की तरफ देखूंगा तो वहां इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और अगर मान लीजिए मैं उसके आसपास देखूंगा, कहीं इधर उधर कहीं देखूंगा, तो इंटेंसिटी वहां भी है लेकिन उतनी नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? तो कंप्लीट डार्क देखने को कभी नहीं मिलता हमें डेली लाइफ में, मतलब जो डेली रूटीन होता है हमारा, इस रूटीन लाइफ में कंप्लीट डार्क देखने को नहीं मिलता। मतलब कंप्लीट डार्क का मतलब या तो हमें बिल्कुल डार्क रात के अंधेरे में दिखेगा, उसमें तो जब सोर्स ही नहीं है तो तब तो अंधेरा वैसे ही हो गया, लेकिन हम सोर्सेज ऑफ लाइट जला रहे हों और जो हम जानना चाहते हैं कि सर ये जो ब्राइट डार्क, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये केस कब बनेगा, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करना पड़ेगा, लैब में जाकर के ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। बात समझ ना? इसीलिए पहले जब वो फोटोग्राफिक प्लेट्स पर किए जाती थी चीजें, तो उनको यानी कैमरा में जब कैप्चर की जाती हैं, तो ताकि कलरफुल आपकी पिक्चर आ जाए, नहीं तो पहले कलरफुल नहीं आती थी, या तो पूरा ब्लैक हो जाता था या और ब्लैक एंड व्हाइट। पहले ब्लैक एंड व्हाइट का दौर आया, फिर अब कलरफुल का दौर आ गया। अब कलरफुल में भी आप कहते हैं कि भैया कलर कितने उभर के आ रहे हैं, कितना कंट्रास्ट है, समझ में आ रही बात ना? तो कलर उभर के तभी आएंगे जितना ज्यादा अच्छा फिनोमेना होगा, लेंसेज जितने बेहतर यूज किए गए होंगे, लाइट का जितना अच्छा इस्तेमाल हो सकेगा, समझिए ना? लाइट को ही तो कैप्चर कर रहा है, आपके ऊपर पड़ने वाली लाइट को ही तो कैप्चर कर रहा है कैमरा, समझ में आ रही बात ना? बस इतना जरूर है कि उसमें लगे हुए जो लेंसेज हैं उनमें से वो कितनी लाइट को कैप्चर कर रहे हैं। जो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैप्चर कर लेगा, उसकी उतनी ब्राइटर इमेज आएगी, अच्छी इमेज आएगी, क्लियर इमेज आएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छा, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो क्या लिखा? एट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हो गया ये, द इंटेंसिटी विल बी जीरो एंड ब्रैकेट में लिखा होगा कंप्लीट डार्कनेस। ओके जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए एक लाइन और, अगले लाइन फिर लिखो, ऑन इंटरफियरेंस, ऑन इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ऑन इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स वी ऑब्टेन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। On interference of light waves, we obtain alternate bright and dark bands, BNDS वाला ना, bright and dark bands, bright and dark bands, bright and dark bands, bands मतलब समझ ही रहे होंगे, पट्टियां एक तरीके से, bright और dark की पट्टियां दिखती हैं, ठीक है ना? bright and dark bands which are called interference fringes। ये तो हुई वो कहानी जो टर्मिनोलॉजी वाली कहानी है, इसमें हम क्या क्या टर्म यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। कंप्लीट क्या लिखा? डार्क फ्रिंजेस, बहुत बढ़िया, ठीक है। विच आर कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, विच आर कॉल्ड, वो जो बैंड्स हैं उनको हम फ्रिंजेस नाम देते हैं, फ्रिंजेस, ठीक है ना? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है। बैंड्स ही फ्रिंज होती है कुल मिला के, ठीक है, बैंड्स ही फ्रिंज होती है। मान लीजिए मैंने कहा इतनी चौड़ी ब्राइट फ्रिंज बनी, यानी इतनी चौड़ाई तक ब्राइट दिख रहा है, फिर इसके ऊपर क्या हो गया? डार्क, फिर इस मतलब इतनी ब्राइट, फिर उसके बगल में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अगर ये बेहतरीन रेगुलर इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ तो सारी फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई क्या होगी? बराबर। लेकिन मैंने बार बार कहा ये बड़ी आइडियल कंडीशन में होगा, बहुत आइडियल, प्रैक्टिकल कंडीशन में, मतलब अपनी डेली रूटीन में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डालिए, सस्टेन्ड इंटरफियरेंस। नेक्स्ट हेडिंग, सस्टेन्ड इंटरफियरेंस। सस्टेन्ड स्पेलिंग है SUSTAINED, सस्टेन्ड इंटरफियरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। हो गया? लिखिए, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, the interference pattern in which the position of maximum and minimum of intensity of light, the position of maximum and minimum of intensity of light remains fixed
the interference pattern in which the position of maximum and minimum of intensity of light fixed all along on the screen, fixed all along on the screen, all along on the screen is called sustained interference, is called sustained or permanent interference pattern, is called sustained और परमानेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मतलब समझते हो ना, कोई चीज सस्टेन करे, कोई चीज सस्टेन करे तो सस्टेन्ड है ना। सस्टेन इंटरफेरेंस मैंने छोड़ो, समझो, मैं समझाता हूं। पहली बात, जब हम ये लाइट के फिनोमिनास देखने की कोशिश करते हैं ना, तो जनरली सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सिचुएशन क्रिएट करना हम स्क्रीन लगाएंगे। अगर हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हुए देखनी है ना, तो हम स्क्रीन देखेंगे। और बिल्कुल इस पे यकीन कर लो, क्योंकि फिजिक्स सही है। फिजिक्स में जो चीज बताई जाती है उस पे यकीन किया जा सकता है बड़े प्यार से, ठीक है ना, एकदम। बस हम वो प्रैक्टिकल करने के लिए सेटअप तैयार कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। हमने सामने एक स्क्रीन लगाई और उस पर हमने इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो ये पाया कि सामने जो स्क्रीन है उस पर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती जा रही हैं अल्टरनेटिवली। और ये जो अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बन रही है परमानेंट होंगी। ये परमानेंट का मतलब फिक्स्ड, अपनी जगह पर फिक्स्ड। सेंटर पर हमेशा क्या बनेगा? मैक्सिमा। ये सब चीजें हम प्रूव करेंगे आगे चल के कि सेंटर पर हमेशा मैक्सिमम ही क्यों बनता है। तो सेंटर पर मैक्सिमा, फिर उसके ऊपर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर मैक्सिमम मतलब जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम वहां ब्राइट फ्रिंज, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां इंटेंसिटी मिनिमम वहां डार्क फ्रिंज, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? लेकिन सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न में बहुत ही बेहतरीन पैटर्न देखने को मिलता है कि अल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अब लिखिए, टू प्रोड्यूस सस्टेन इंटरफेरेंस, to produce sustained interference, to produce sustained interference, to produce sustained interference, following conditions should be satisfied. following conditions should be satisfied। आप देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। should be, following conditions should be satisfied। पहली लिखिए, पहला है ना, पहला पॉइंट, the two sources should emit the light waves, the two sources, पहली कंडीशन, पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखिएगा। पहली कंडीशन, the two sources should emit the light waves continuously। मतलब अब ये ना हो कि कभी जल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी लाइट इमिट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। ऐसे वाले सोर्स से इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड नहीं देखने को मिलेगा, रेगुलर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। द टू सोर्सेज शुड इमिट द लाइट वेव्स कॉन्टिन्यूअसली। क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, इमेज के ब्लर होने के पीछे चांसेस कुछ इस तरह के हो सकते हैं क्या? जी सर, अगर डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस के अंदर घुसने लग जाती हैं, या ब्राइटनेस और डार्कनेस मिक्सअप सी होने लगती हैं, तो इमेजेस कैसे होने लग जाएंगी? ब्लर होने लगेंगी। समझ में आ रही बात ना? ये सब बहुत काम की चीजें हैं। क्लियर ना? तो क्या लिखा? द टू लाइट। अब मान लीजिए कि इसी कमरे में अभी ये लाइट जल बुझ होने लगे, तो जो वीडियो बन रही है वो क्लियरली नहीं बनेगी। समझ में आ रही बात ना? उसमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस उस तरह से नहीं दिखेंगी, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस लाइट चाहिए इसको। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छी। तो क्या लिखा? द टू सोर्सेज शुड इमिट द लाइट वेव्स कॉन्टिन्यूअसली। क्लियर? हाँ हाँ, लगभग उससे बिल्कुल ठीक है ना। लिखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो। द टू लाइट सोर्सेज शुड इमिट द लाइट वेव्स कॉन्टिन्यूअसली। हो गया। सेकंड लिखो, द लाइट वेव शुड बी ऑफ सेम वेवलेंथ। द लाइट वेव्स शुड बी ऑफ सेम वेवलेंथ। वो दोनों लाइट वेव्स क्या होनी चाहिए? उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। अच्छा, वेवलेंथ का सेम होना क्यों जरूरी है? क्योंकि एम्पलीट्यूड भले ही ऊपर नीचे हो, लेकिन वेवलेंथ सेम होंगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम और मिनिमम देखने को मिलेगा। जैसे भाई इस वेव की लंबाई इतनी है, तो दूसरी वाली वेव की लंबाई भी इतनी ही होनी चाहिए। समझ में आ रही बात ना? मतलब वो चाहिए तो हो जाए। क्या समझे? इसका एम्पलीट्यूड क्या है? देखिए, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड
मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम है, और इसका एम्पलीट्यूड की अगर बात करूंगा कुछ ऐसे, और थोड़ा यहाँ से बना देता हूँ ना, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन सर वेव की लेंथ इतनी बन नहीं पाई, और सही से बनाता तो यहाँ तक जाती। समझ में आई बात ना, कुछ इस तरह इसकी वेव लेंथ और सर इसकी वेव लेंथ मतलब नहीं है अभी इक्वल, लेकिन बताना ये चाह रहा है कि वेव लेंथ सेम होनी चाहिए, वेव लेंथ सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे चलेगा। समझ गए क्यों भाई? क्योंकि अगर वेव लेंथ सेम होगी तो ही तो मैं कहूंगा कि या तो ये सुपर इंपोज करके मैक्सिमम इंटेंसिटी जनरेट करेंगे, या तो सर जस्ट अपोजिट फेज में आ गई तो मिनिमम इंटेंसिटी जनरेट करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? द लाइट वेव्स शुड बी ऑफ सेम वेवलेंथ, ठीक है ना, द लाइट वेव शुड बी ऑफ सेम वेवलेंथ। ठीक, नेक्स्ट देखिए तीसरा, द लाइट वेव्स इमिटेड, द लाइट वेव्स इमिटेड शुड प्रेफरेबली, द लाइट वेव्स शुड इमिट, अच्छा शुड इमिट कोई बात नहीं, द लाइट वेव शुड इमिटेड, या लाइट वेव्स इमिटेड शुड प्रेफरेबली, द लाइट वेव्स इमिटेड, द लाइट वेव्स इमिटेड शुड प्रेफरेबली, स्पेलिंग PREFERABLY, प्रेफरेबली मतलब क्या? इसको प्रेफर करेंगे, प्रेफरेबली मतलब इसको प्रेफर करिए, ठीक है ना। क्या? अब प्रेफर करना और लेना दोनों सेम है या अलग अलग है? मैंने कह दिया यही लेना है, मैंने कहा आज तुम्हें ये इस पार्टी में मेरे हिसाब से कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए और कॉफ़ी को प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज रात की पार्टी है, सर्दी हो रही है भाई, दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, किसको प्रेफर करिए? कॉफ़ी को। तो प्रेफरेबली क्या लेना चाहिए तुम्हें? और अगर मैं कह दूं कॉफ़ी लेनी चाहिए, दोनों सेम है क्या? नहीं, कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी ही लेनी है, तो मतलब वहां तो चॉइस बची ही नहीं, वहां तो चॉइस बची नहीं। कहीं कह दिया प्रेफर करो इसको मेरे हिसाब से, तो प्रेफर में आप वो भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन ज्यादा चांसेस किसके रहने चाहिए? उसके होने चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत अच्छे। तो हाँ बच्चे, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। लिखो द लाइट, क्या लिखवाया? द लाइट वेव्स, सुनो, द लाइट वेव्स इमिटेड शुड, क्या क्या सोचते हैं, देखो दिमाग, यही तो है आज की जनरेशन का दिमाग, इसी तरफ ज्यादा काम करता है, वो कोरिलेशन में बड़ा दिमाग लगाते हैं। अच्छा इसका इससे, इसका इससे, ठीक है ना। कुछ हमारे अफसरान और लीडरान आज के टाइम में ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत मिलाई हैं चीज़ें, कि इससे ये मिला लो, इससे ये मिला दो, और मिला के बताओगे तो लोगों पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, असर ज़्यादा होगा। रिलेट करवाना बहुत काम का हो गया आज के टाइम में, है ना। क्या बताया जाए, ठीक है ना। एक से एक सटायर आजकल करते हैं, ऐसे सटायर आते हैं, वो वर्ड्स मिलाते हैं, ठीक है ना भाई। नहीं, जो आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे पॉलिटिकल सटायर करने वाले जो लोग होते हैं, नहीं पॉलिटिकली लोगों को रोस्ट करना एक तरीके से कह सकता है, लेकिन वो पूरा रोस्टिंग नहीं होती है, बस वो कंप्लीट रोस्टिंग नहीं होती, क्योंकि इससे नाम वाम लेकर के नहीं बात की जाती है, इनडायरेक्टली, हाँ उसको पॉलिटिकल सटायर कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे वर्ड्स लाएंगे ना ढूंढ करके कि हाँ समझ रहे हो ना, जो मिल जाए उससे, और मिल के सामने वाला, क्योंकि अगर डायरेक्ट अटैक करोगे तो केस कर सकता है सामने वाला तुम पे, समझ गए ना। अब वो एक है, पता नहीं क्या बताया जाए, खैर क्या बताऊं, अपने अपने नाम लोगों ने, मतलब उसका तो मुझे एकदम ही देख के मजा आ जाता है यार, क्या सोच के ये बनाता है, दिमाग कितना लगाता है, ठीक है। हाँ अरे वो एक है, एक भगत राम नाम से है, एक कोई है ना, भगत राम नाम से करता है ना अक्सर, हाँ तो वो क्या करता है, वो लिखता है सुसुधीर चौधरी, सुसुधीर चौधरी, है ना। बस वो देख के बोला क्या गजब लिखता है यार, है ना। अब उस दूसरे को किसी को कहना चाह रहा है, नाम बदल दिया है, और नाम भी इतना भयंकर रख रहा है कि सामने वाला और जल जाए, ठीक है ना, देख करके ये कर क्या रहा है। खैर छोड़ो, लिखो क्या लिखा, द लाइट वेव्स इमिटेड शुड प्रेफरेबली बी ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, बी ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, अगर लाइट वेव सेम एम्पलीट्यूड के तो बेहतर होगा। जैसे मैंने आपको कहा अगर तुम कॉफी लोगे तो बेहतर होगा, समझ में आ रही बात ना, प्रेफर करो, समझ गए ना, ये बेहतर होगा। नहीं पकड़ पा रहे हो मेरी बात, क्या बताना चाह रहा हूं, अगर सेम एम्पलीट्यूड की हो तो बेहतर क्यों होगा बताओ। अच्छा सर अगर सेम एम्पलीट्यूड की होगी तो जहां डार्क बनेगा वहां कंप्लीट डार्क बनेगा,
और जहां ब्राइट बनेगा वहां बढ़िया ब्राइट बनेगा। तो सर ब्राइट डार्क देखना आसान हो जाएगा। लेकिन सर अगर सेम एम्पलीट्यूड की नहीं हुई तो जहां डार्क भी बन रहा होगा, यानी कि जहां इंटेंसिटी कम होगी वहां भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रह जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक का एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिए, एक का एम्पलीट्यूड इतना और दूसरे का एम्पलीट्यूड इतना, समझ गए ना। तो इसका एम्पलीट्यूड अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पे 10 और इसका एम्पलीट्यूड 2, तो 10 - 2 अभी भी कितना रह गया एम्पलीट्यूड लाइट का 8। यहां पर इंटेंसिटी कंप्लीटली जीरो तो नहीं हो गई, क्योंकि एम्पलीट्यूड जहां तक बचा रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट। तो एम्पलीट्यूड अगर है तो इंटेंसिटी पक्का होगी। बस ये हो जाएगा कि इसके बगल में, हाँ इसके कंपैरिजन में ये होता और ये होता, तो इसका तो मिल जाता, मिल के बन जाता, ऐसे थोड़ा बड़ा बन जाता, तो इसकी ज्यादा होगी इंटेंसिटी, इसकी कम होगी, लेकिन होगी यहां भी। यानी वो जो डार्क बन रहा है ना वहां भी लाइट देखिए। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हम यहाँ डेली लाइफ में क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि अगर कोई डार्क भी बनती है ना, इतनी सारी लाइट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना यहाँ पर, कि वो सब की सब लाइट्स में अगर कहीं डार्क बनती भी है तो कंप्लीट डार्क नहीं बनती है, एकदम अंधेरा हो जाए तब तो दिखे ना। समझ में आ रही बात कि हाँ भाई लाइट के बगल में डार्क भी है, ब्राइट के बगल में डार्क भी है, समझ गए ना। लेकिन ब्राइट के बगल में डार्क क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि कंप्लीट अंधेरा नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी कंप्लीटली जीरो नहीं हो पा रही है। क्लियर हो रहा है बात ना। तो इसने क्या कहा, अगर आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहते हैं, परमानेंट इंटरफेरेंस चाहते हैं, तो लाइट को प्रेफर करिएगा कि अक्सर लाइट को लेते समय, दो लाइट वेव्स को लेते समय सेम एम्पलीट्यूड का लेना प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। पर ये प्रेफर कहा है हमेशा के लेने का, क्यों, क्योंकि उसने कहा बनेगा इस केस में भी ब्राइट डार्क, इसको हम डार्क बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्राइट बोलेंगे। डार्क का मतलब कंप्लीट डार्क नहीं, समझ गए ना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या लिखा, बस जल्दी से दो पॉइंट और बच्चे भाई, इनको लिख लो और छुट्टी करेंगे। फिर देखो, द वेव्स इमिटेड बाय द टू सोर्सेज, द वेव्स इमिटेड बाय द टू सोर्सेज ऑफ लाइट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, द वेव्स इमिटेड बाय द टू सोर्सेज ऑफ लाइट, द waves emitted by the two sources of light should either be in same phase, या तो सबके सब क्या होनी चाहिए, सेम फेज में होनी चाहिए। द लाइट वेव्स है ना, द लाइट वेव्स इमिटेड शुड, द वेव्स इमिटेड बाय द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड आइदर बी इन सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, या तो वो सेम फेज डिफरेंस की होनी चाहिए, मतलब सेम फेज में होनी चाहिए। क्लियर है, बहुत अच्छी। हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप सोचेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, पेपर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पेपर की नेचर ही कुछ ऐसी है कि उसमें थ्योरी ज़्यादा रखी जा रही है, न्यूमेरिकल पोर्शन कम आएगा, थ्योरेटिकल ज़्यादा आएगा बोर्ड में, तो जाहिर है कि ये इंपॉर्टेंट बन जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो सारे चाह रहे हैं ये तो कोई भी बच्चा कर देगा, है ना। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब चीज़ें जिनको थोड़ा सा भी डर लगता है कि सर न्यूमेरिकल मुझसे नहीं हो पाते हैं, तो भाई वो इन सबको एकदम कायदे से पढ़ लो, घोट के पी जाओ। दूसरा व्यक्ति जो न्यूमेरिकल में अच्छा है आपसे, वो इसको इतना अच्छा ना लिख पाए, उससे अच्छा आप लिख दो भाई। थ्योरेटिकल पोर्शन को आप उतना अच्छा लिखो ना कि ताकि न्यूमेरिकल जिसके स्ट्रॉन्ग है वो थ्योरी को उतना अच्छा ना लिख पा रहा हो जितना अच्छा आप लिख पा रहे हैं। समझ में आ रही बात ना। तो क्या लिखा, द लाइट टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। वेरी गुड, ठीक है ना। बस एक और लास्ट, 6 पॉइंट हो गए ना, 5 हो गए ना अब तक, 5 हो गए तो 6, बस ठीक है 6 हैं। द टू लाइट सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो, द टू लाइट सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो। अभी हम जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे होंगे ना कल की क्लास में, तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम यही देखेंगे कि जो स्लिट्स ले आएंगे उनकी वेट बहुत कम ली जाएगी, बहुत पतली झिर्रियां बनाई जाएंगी। जितनी ज्यादा पतली झिर्रियां बनाएंगे हम लोग, झिर्री मतलब समझते हो ना, स्लिट, तो जितनी पतली झिर्री होगी उतना ही बेहतर पैटर्न देखने को मिलेगा। फिर वही बात, अगर देखो ध्यान सुनो, अगर नैरो स्लिट बनाओगे, स्लिट नैरो बनाओगे, जैसे स्लिट कैसे बनाते हैं, एक पर्दा यहां डाला, उसमें ऐसे ब्लेड लेके ठीक है ना, बढ़िया ब्लेड लीजिए, उससे ऐसे कट लगा दीजिए, और इधर ब्लेड लीजिए, कट लगा, दो थोड़ा गैप पर कट लगा दीजिए। ये जो 2 स्लिट्स हैं, अब इधर क्या करिए, लाइट जलाइए, उस तरफ पर्दे के उस तरफ जो लाइट जाएगी, और सामने स्क्रीन लगाकर जब आप पैटर्न देखोगे तो वहां पर आपको डार्क ब्राइट देखने को मिलेंगी। लेकिन बहुत पतली स्लिट्स होनी चाहिए। अगर आपने इनको इतनी चौड़ी स्लिट कर दी, तो भाई इतनी स्लिट से तो जब लाइट पास होगी वो तो ऐसी हो जाएगी जैसे यहाँ की लाइट, वो पूरे में फैल जाएगी। समझ गए ना। अभी कोई डाउट है?
नहीं, क्या लिखवाया? द स्लिट्स द टू लाइट सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो। क्लियर है? बहुत अच्छे। आज की क्लास में हमने इंटरफेरेंस ऑफ पैटर्न, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी और सस्टेन इंटरफेरेंस और उसकी कंडीशंस को पढ़ लिया। कल की क्लास में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, YDSC। YDSC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, शाम में ही, ठीक है ना? ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।